तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये है टेट्रा बैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की चतुष्क संयोजकता। ओके। तो देखो बच्चों, कार्बन जो है ये अपने यौगिकों में, चाहे वो संतृप्त यौगिक हों या फिर असंतृप्त यौगिक हों, उनमें चार संयोजकताएं दर्शाता है। मीन्स ये पर कार्बन परमाणु अपने दूसरे परमाणुओं के साथ चार रासायनिक बंध बनाता है। इस चतुष्क संयोजकता को सबसे पहले लीवेल वांट हॉफ ने स्पष्ट किया था और इसने ये कहा था कि जो कार्बन की चारों संयोजकताएं हैं वो समचतुष्फलक के चारों कोनों पर स्थित होती है और इनके मध्य का जो कोण होगा, इन संयोजकताओं के या इन रासायनिक बंधों के मध्य का कोण होगा, वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट का या 109.5 डिग्री का। ओके। तो इस तरह से इसने कार्बन की चार संयोजकताओं का त्रिविमीय स्वरूप व्यक्त कर दिया और ये है समचतुष्फलकीय रूप। ठीक है, जिसमें ये टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री मीन्स है चतुष्फल की ज्यामिति रखता है। और ये एंगल दिख रहे हैं आपको, ये है 109 डिग्री 28 मिनट का। और टोटल अगर आप ये थीटा देखोगे इसमें तो कितने दिख रहे हैं आपको, है ना। तो अब अगर आप इनको सबको काउंट करोगे तो टोटल जो है इसमें 6 होते हैं, समझ गए ना। 6 ऐसे एंगल होंगे 109 डिग्री 28 मिनट के। और इस रूप को बोला जाता है कार्बन का कौन सा रूप बच्चों, चतुष्फलकीय रूप। कौन सा, चतुष्फलकीय रूप। तो यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है कार्बनिक यौगिकों में कार्बन का संकरण। अब देखो बच्चों, जो आपने देखा कि कार्बन अपने जितने भी संतृप्त या असंतृप्त यौगिक बनाता है उन सब में कार्बन अपनी चार संयोजकताएं दर्शाता है। अब ये चारों संयोजकताएं या तो सिग्मा बॉन्ड से सैचुरेट हो सकती हैं, संतृप्त हो सकती हैं, या फिर पाई बॉन्ड के थ्रू भी सैचुरेट होती है। ठीक है। तो इस तरह से कार्बन में जो है अलग अलग प्रकार का संकरण मिलता है। 3 प्रकार का संकरण दिखेगा आपको इसके यौगिकों में। एक तो sp3 संकरण, एक आएगा sp2 और एक होगा कौन सा बच्चों, sp। तो देखो sp3 संकरण जो है ये संतृप्त यौगिकों में दिखेगा, जिसमें कार्बन केवल एकल बंध मीन्स सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, मतलब जब कार्बन केवल सिग्मा बॉन्ड बनाता है तब वहां पर sp3 संकरण दिखेगा आपको और कार्बन इस समय अपने चतुष्फलकीय रूप में दिखता है। मतलब जहां पर भी sp3 संकरण होगा, ठीक है, तो वहां पर हम देखेंगे क्या होगा, चतुष्फलकीय ज्यामिति। इस तरह से चार जो बंध हैं वो चारों इस तरह से त्रिविम में व्यवस्थित होंगे कि एक चतुष्फलकीय रूप दिखाई देता है। जो अभी आपने ऊपर देखा वो ऐसे, है ना। तो ये इस तरह से, तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी संतृप्त यौगिक हैं जिनमें कार्बन केवल सिग्मा बॉन्ड बना रहा हो अपने एडजेसेंट एटम से चारों के चारों, वहां पर हमेशा क्या संकरण आएगा, sp3। जैसे CH4 है तो जितने भी एल्केन्स हैं उनमें मिलेगा, है ना। एल्कोहल्स हैं सैचुरेट, उनमें मिलेगा आपको। एल्काइल हैलाइड्स हो गए, ईथर हो गए, यहां पर कार्बन अपनी क्या होगा, sp3 संकृत अवस्था में रहता है। ओके। अगर किसी में कार्बन, ठीक है, निगेटिव चार्ज रखता है, ऋणावेशित है, लेकिन वो संयुग्मित नहीं होता। ठीक है, संयुग्मित का मतलब है कि डबल बॉन्ड और कोई भी डबल बॉन्ड इस निगेटिव चार्ज के साथ संयुग्मन में नहीं है, अल्टरनेट में नहीं है, मींस रेजोनेंस नहीं करता। मतलब निगेटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं करता तो वहां पर भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों, sp3। जैसे CH3 निगेटिव आयन या इथाइल का निगेटिव आयन या इस तरह से जो निगेटिव आयन है, तो कार्ब एनाइन भी sp3 संकरण दर्शाते हैं। और इनमें जो ज्यामिति होगी वो बिल्कुल किसके जैसी होगी बच्चों, जैसे अमोनिया में होती है। ये होगी त्रिकोणीय पिरामिडीय। समझ गए ना कि इनमें जो
इनकी संरचना होगी कार्बेनाइन की, वो त्रिकोणीय पैरामिडी होगी, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर होगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि कार्बेनाइन में भी sp3 संकरण होगा, लेकिन कार्बेनाइन का निगेटिव चार्ज किसी भी प्रकार का रेजोनेंस नहीं करे तो। ओके, फिर तीसरा पॉइंट और याद रखना है कि मुक्त मूलक जिनमें कार्बन की 3 संयोजकताएं क्लोरीन है या फ्लोरीन से संतृप्त होती है, या फिर ब्रिज हेड में फ्री रेडिकल है, तो भी यहां पर ये मिलेगा sp3 संकरण। ब्रिज हेड वाले जानते हो आप कि जो ब्रिज कंपाउंड होते हैं, ब्रिज जो कंपाउंड्स होते हैं, ब्रिज कंपाउंड्स मतलब जिसमें 2 रिंग कॉमन कार्बन से जुड़ी होती हैं, तो ब्रिज कंपाउंड में जो, ठीक है, ब्रिज कार्बन है, ब्रिज कार्बन, अगर उसमें क्या है मुक्त मूलक, तो वहां पर भी कौन सा संकरण होगा बच्चों, sp3। तो CF3 CCl3, इस तरह से यहां पर भी sp3 संकरण होगा। ऐसा क्यों है, देखो मैं बता दूं, कार्बन में हम जानते हैं कि संकरण नियम के अनुसार, है ना, बेंट रूल है कि अगर मान लो कोई भी एटम अपने से ज्यादा ऋण विद्युतीय परमाणु से जुड़ता है, तो उसकी संकृत कक्षकों में क्या बढ़ जाएगा, p कैरेक्टर। तो यहां पर अगर आप संकृत कक्षक निकालेंगे इस कार्बन में, ठीक है, संकरण का जो मैंने फॉर्मूला बताया था, संकृत कक्षक निकालेंगे तो कार्बन में 3.5 निकलेंगी संकृत कक्षक। तो हम उन्हें नीचे की तरफ लें या ऊपर, तो ध्यान रखें कि कार्बन से अगर कोई अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु जुड़ा है तो संकृत कक्षकों में आप जो है p का परसेंटेज बढ़ा दो। तो इसका मतलब है 3.5 को आप 4 मान लोगे, और यही रीजन है कि यहां पर sp3 संकृत अवस्था ली जाएगी, CCl4 में sp3 संकृत अवस्था ली जाएगी। समझ गए ना। तो इस तरह से यहां पर sp3 संकरण दोनों में होगा। ब्रिज हेड में मुक्त मूलक की बात करें तो ब्रिज हेड में चूंकि sp2 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर sp2 होगा तो ये सारे बॉन्ड एक ही प्लेन में आएंगे, और नीचे वाला भी जब अपने एक ही प्लेन में ले जाएगा तो रिंग में एक तनाव आ जाएगा और रिंग टूट सकती है, जिससे अणु की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और इसीलिए यहां की जो संकृत कक्षक है वो sp3 होगी, न कि असंकृत कक्षक। मुक्त मूलक में sp2 ही संकरण मिलेगा, लेकिन कार्बन जब अपने से कम ऋण विद्युतीय परमाणुओं से जुड़ा होगा, जैसे हाइड्रोजन से जुड़ा हो, तो उनमें sp2 भी होगा मुक्त मूलक में। लेकिन यहां ध्यान रखना है CF3 CCl3 इनमें संकरण पूछ ले तो वो sp3 संकृत अवस्था में है। अगर ब्रिज हेड में मुक्त मूलक है तो भी sp3 संकृत अवस्था में होगा। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे कि sp3 संकरण हमें कहां और कैसे पहचानना है। दूसरा होता है sp2 संकरण। अब यहां ध्यान रखना है कि कार्बन जब द्विबंध बनाता है, मींस कम से कम कार्बन से एक क्या बन रहा हो, पाई बॉन्ड, तो ध्यान रखें वहां sp2 संकृत अवस्था होगी, अर्थात यहां पर असंतृप्त अवस्था है, ठीक है। और ऐसे में यहां पर संकरण होगा sp2। तो जितने भी एल्कीन में डबली बॉन्डेड कार्बन है, जिनमें डबल बॉन्ड का कार्बन जुड़ा है, वहां पर 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होने के कारण पाई बॉन्ड असंकृत कक्षकों से बनेगा, और इसलिए यहां पर होगा sp2 संकरण। कार्बोनिल समूह की बात करें तो कार्बोनिल समूह में भी 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है, तो भी यहां पर होगा। ठीक इसी तरह से कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बना रहा है तो भी sp2 संकरण होगा। तो यहां इस तरह से sp2 संकरण होगा। और यहां बता दूं ऑक्सीजन में भी कौन सा संकरण होगा, sp2। बात क्लियर है। जहां पर भी कोई विषम एटम अगर 1 पाई बॉन्ड बना ले और 3 सिग्मा उससे जुड़ रहे हैं, या लोन पेयर और 2 सिग्मा, तो भी वहां पर क्या होगा बच्चों, इस तरह से sp2 संकरण होगा। अगर एरोमेटिक यौगिकों की बात करें तो एरोमेटिक वलय का हर परमाणु, मतलब जो एरोमेटाइजेशन में हकर रूल के अनुसार एरोमेटिक कैरेक्टर में पार्टिसिपेट कर रहा है, रिंग का जो भी परमाणु, वो हमेशा sp2 संकृत अवस्था में होगा। अब चाहे वो होमोसाइक्लिक कार्बन बेंजीन जैसा हो, या पिरिडीन में नाइट्रोजन हो, या फ्यूरेन में ऑक्सीजन हो, या फिर इस तरह से। और अगर निगेटिव चार्ज भी है और वो एरोमेटिक रिंग में कार्बन में है, तो वो भी sp2 संकरण दर्शाएगा। समझ गए ना। तो सभी एरोमेटिक यौगिकों की जो वलय है, जिनमें वलय में रिंग बन रही है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उनमें sp2 संकरण होगा। तीसरा है कि अगर कोई कार्बोकैटाइन है या मुक्त मूलक है
जिनमें कार्बन अपने से कम ऋण विद्युतीय परमाणुओं से जुड़ा है तो कार्बोकैटायन का कार्बन sp2 संकरण दर्शाएगा। यहां पर भी ये sp2 होगा। अगर कोई भी संयुग्मित कार्बेनाइन में कार्बन की sp2 संकृत अवस्था होगी, मतलब अगर कोई निगेटिव चार्ज रेजोनेंस शो कर रहा है, जैसे यहाँ पे कार्बेनाइन का निगेटिव चार्ज इस तरह से रेजोनेंस शो करेगा, तो ये निगेटिव चार्ज यहां पहुंच गया और इस तरह से ये पाई बॉन्ड में बदल रहा है, तो इसका मतलब है कि जो निगेटिव चार्ज है वो संकृत कक्षक में नहीं है बल्कि असंकृत कक्षक में है, जिसके कारण ही ये पाई बॉन्ड बना पा रहा है। तो अगर निगेटिव चार्ज किसी कार्बेनाइन में निगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है तो फिर वहां संकरण पूछा जाएगा आपसे, तो आप ध्यान रखें वहां sp2 होगा। बात क्लियर है? तो इस तरह से आपको sp2 संकरण निर्धारित करना है। तीसरा है sp संकरण। असंतृप्त यौगिकों में जिसमें कार्बन त्रिकबंध या 2 पाई बॉन्ड बनाता है वहां पर sp संकरण होगा। जैसे यहाँ इथाइन है, जितने भी अल्काइंस है उनमें ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन में sp संकरण होगा। साइनाइड में यहाँ देखो sp कार्बन की sp संकृत अवस्था है, नाइट्रोजन में भी sp संकृत अवस्था है। ये एलीन है, एलीन में ये कार्बन जो है वो भी sp संकृत अवस्था में है। अगर हम C डबल बॉन्ड O इस तरह लिखा है तो ये भी sp है, S और S तो भी यहाँ पर sp। तो इस तरह से अगर कार्बन से आपको 2 पाई बॉन्ड जुड़े हुए दिख रहे हैं तो वहां पर ध्यान रखें कौन सी संकृत अवस्था आ जाएगी, sp। ये दोबारा लिख दी मैंने, तो यहाँ लिखा हुआ है CH2CO2 के बाद। अब इस तरह से एक सिंपल वे में समझें तो कार्बन से 4 सिग्मा बॉन्ड बने हैं तो sp3, कार्बन में 3 सिग्मा और एक निगेटिव चार्ज है जो संयुग्मन नहीं कर रहा है तो sp3। बात क्लियर है? ठीक इसी तरह से कार्बन में से 3 सिग्मा और एक पाई बने, या 3 सिग्मा धनावेश हो, 3 सिग्मा और मुक्त मूलक हो, या 3 सिग्मा निगेटिव चार्ज हो लेकिन संयुग्मित हो, तो वहां sp2 संकरण होगा बच्चों। और कार्बन में 2 सिग्मा 2 पाई या 1 सिग्मा और एक निगेटिव चार्ज है तो भी क्या होगा, sp संकरण। जैसे यहां देखें H, हम ऐसे लें H, ठीक है, ये हो गया HC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ निगेटिव चार्ज, तो ध्यान रखें यहाँ sp संकरण है तो यहाँ पे भी sp संकरण। तो इस तरह से एक एग्जांपल से समझाया मैंने। जैसे यहाँ CH3 है तो चारों सिग्मा दिख रहे हैं तो sp3, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन और 2 सिग्मा, मतलब हाइड्रोजन भी सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हैं तो sp3। यहाँ निगेटिव चार्ज कोई संयुग्मन नहीं कर सकता तो 3 सिग्मा निगेटिव है तो sp3, यहाँ पर भी sp3। यहाँ पर चूंकि ये निगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ संयुग्मन कर सकता है तो sp2, ये दोनों कार्बन sp2 और ये लास्ट में sp3 संकृत अवस्था हो। तो इस तरह से हमें जो है ध्यान रखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में संकरण निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप केमिकल बॉन्डिंग में चले जाएं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी में जाओगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स इस तरह के दे रखे। अब हम आ जाते हैं कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण। हालांकि बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत काम की है, हमें समझाना होता है 11th में बच्चों को। तो इस तरह से देखो, पहला होता है समग्र सूत्र, कंप्लीट फॉर्मूला। इसमें क्या किया जाता है कि समस्त परमाणुओं के उनको संकेत सहित बंधों की संख्या सहित व्यक्त करते, समस्त परमाणुओं को, ठीक है, उनके संकेत सहित तथा बंधों की संख्या सहित व्यक्त किया जाता है। मतलब उसमें जो एक एक परमाणु है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वो हर एक परमाणु को देखा जाता है कि वो कितने सिग्मा बॉन्ड से कितने पाई बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब हर एक बंध दिखना चाहिए, हर एक एटम की बैलेंसी पूरी दिखनी चाहिए। जैसे CH4 में हम इस तरह शो करें, चारों बंध दिखाई दे रहे हैं, है ना। इसी तरह से अगर हम कहें कि ये मिथाइल अल्कोहल, तो हम यहाँ पर H को भी इस तरह से व्यक्त कर दें तो सारे बॉन्ड दिख रहे हैं। ऐसे ये दिख रहे हैं आपको सारी कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा। तो इस तरह से जब अणु को पूरा व्यक्त किया जाता है विद संकेत और समस्त बंधों सहित, तो हम इसे बोलते हैं कंप्लीट फॉर्मूला, ठीक है। फिर होता है संघनित सूत्र, कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला है, कंडेंस्ड। अब देखो क्या होता है कि हमें ज्यादातर केमिस्ट्री में रिएक्शंस जब हम पढ़ते हैं तो हम पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाते मॉलिक्यूल का, उसमें समान परमाणुओं को, ठीक है, सबस्क्रिप्ट्स होती है। सबस्क्रिप्ट मतलब है अधोलिखित संख्या,
मतलब जैसे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लिखे तो हम लिख देंगे CH3, ना कि हम सारे बॉन्ड दर्शाएंगे। ठीक इसी तरह से CH2 CH3। तो ये जो ये संख्या लिखी है नीचे सबस्क्रिप्ट में, तो ये व्यक्त कर रही है कि जो ये मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन से 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़े हैं, फिर यहाँ 2 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े हैं, इस तरह से यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप फुल ट्वाइस लगा दिया, इसका मतलब है कि CH से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं। यहाँ मैंने Cl3 थ्राइस लगा दिया, मतलब 3 Cl जुड़े हैं। तो ऐसा अगर सूत्र लिखा है तो हम इसे बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक है, संघनित सूत्र। तो इस तरह से हमें ये लिखना होता है, ये है संघनित फॉर्मूला। फिर आता है बंध रेखा निरूपण, बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो ज्यादातर हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर में या एरोमेटिक कंपाउंड में आपने देखा होगा, रिंग को हम परमाणु एक एक परमाणु नहीं दर्शाते बल्कि रेखाओं द्वारा व्यक्त करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि कार्बन और हाइड्रोजन युक्त श्रृंखला को जिग जैग रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। केवल क्रियात्मक समूह या विषम परमाणु का सूत्र या संकेत व्यक्त किया जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन को व्यक्त नहीं किया जाएगा। अब देखो, अगर कोई सरल रेखा बनी है और उसके जो टर्मिनल है वो ध्यान रखें वो CH3 को व्यक्त करते हैं, मतलब ये 2 डॉट लगाए हैं, ये बता रहे हैं 2 मिथाइल ग्रुप इस तरह जुड़े। ठीक इसी तरह से ये लिखा CH2, तो जहां 2 लाइन मिलती हैं वहां पर CH2 होता है बच्चों, जहां 3 लाइन मिलती हैं वहां CH होता है, और जहां 4 लाइन मिलती हैं वहां C होता है। हर रेखा का टर्मिनल किसको शो करता है? मिथाइल ग्रुप को। अगर डबल बॉन्ड 2 लाइन बनी है तो इसका मतलब है 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाया गया है। 3 लाइन बनी है तो 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। इस तरह से ये है लाइन नोटेशन। अब देखो, जैसे मान लो आपको ये मॉलिक्यूल लिखा है ना, तो ये क्या शो कर रहा है कि मिथाइल ग्रुप है। ये क्या है? CH2। ये क्या हो गया? CH। ये क्या हो गया? CH3। यहाँ क्या हो जाएगा? बॉन्ड गिन लो कुल। 3 लाइन मिल रही है तो यहाँ CH हो जाएगा, यहाँ पर 3 लाइन मिल रही है CH हो जाएगा, यहाँ 4 लाइन मिल रही है C होगा, यहाँ 4 लाइन मिल रही है C होगा, यहाँ पर देख रहे हैं आप CH3, तो यही बना दिया CH3 CH2, फिर यहाँ पर CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH। ठीक है, ठीक इसी तरह से यहाँ आ जाओ, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इस तरह से। तो आपको इससे बिल्कुल दिख रहा है कि 2 CH3 नीचे ये हो गए, फिर CH, यहाँ 4 लाइन मिल रही है तो C बना दिया, यहाँ 3 लाइन मिल रही है तो CH बना दिया, फिर यहाँ देखो आप CH2 आ जाएगा, यहाँ देखो CH2 आ जाएगा, यहाँ देखो CH आ जाएगा, यहाँ देखो CH3 आएगा, यहाँ देखो CH आएगा और यहाँ CH। ठीक इसी तरह से मान लो ये मॉलिक्यूल बना है तो आप इसमें भी शो कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है हम इसे बोलते हैं लाइन नोटेशन। ज्यादातर IUPAC नैम में हम इन्हीं का यूज करेंगे, इसलिए इन्हें अच्छे से बनाना सीखना है। ठीक, जैसे ये लिखा है ना, तो हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो देखो, जहां पर कुछ नहीं है वहां CH होगा, मतलब जहां 3 लाइन मिल रही है वहां CH, तो इसमें हर जगह 3 लाइन मिल रही है ऐसे, और अल्टरनेट इसमें डबल बॉन्ड लगे हैं तो डबल बॉन्ड लगा दो। तो इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, फिर आता है त्रिविमीय निरूपण, सॉलिड वेज फॉर्मूला। तो इसमें क्या किया जाता है बच्चों कि जो मॉलिक्यूल है ना उसको 3D में व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसमें जो बंध प्रेक्षक की ओर निर्देशित होते हैं उन्हें ठोस फान मतलब इस तरह फान कैसा, तथा प्रेक्षक से दूर बंध को बिंदु फान से व्यक्त करते हैं। और ध्यान रखें, अणु को वहां से ऑब्जर्व किया जाता है जहां से ठोस फान और डैश फान दिखाई दे रहे हैं, मतलब इस तरह से ठोस और ये डैश वाले, इस तरफ से हम देखेंगे जो ग्रुप आपके लेफ्ट में आएगा, जैसे यहाँ आपका राइट है और यहाँ आपका क्या है बच्चों? लेफ्ट। तो ध्यान रखें कि जो परमाणु सॉलिड लाइन में या मॉलिकुलर प्लेन, मतलब ये जो 2 बंध दिख रहे हैं ये आणविक तल में है। कहाँ है बच्चों? ये आणविक तल में। तो जो सामान्य बंध है वो आणविक तल में शो करते हैं, जो डैश डैश तल है वो पीछे की तरफ, हमसे मतलब हमारे पीछे तरफ या हमसे दूर वाला बंद हो गया। जो सॉलिड दिख रहा है वो आपकी तरफ निर्देशित है। इस तरह से जो आणविक तल में परमाणु या समूह होते हैं उन्हें एक ऊर्ध्वाधर रेखा में व्यक्त कर देते हैं। ध्यान रखें, अगर आपको त्रिविमीय रूप दे रखा है इस तरह का,
तो आप उसे फिशर प्रोजेक्शन में चेंज करोगे। ये पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर कहलाते हैं बच्चों, 3D त्रिविमीय स्वरूप। तो जो बंध आणविक तल में दिखते हैं उन्हें हमेशा क्या रख देते हैं हम, इस तरह से ऊर्ध्वाधर तल में, और जो ऊपर की तरफ है उसे ऊपर, जो नीचे की तरफ है उसे नीचे। फिर हमें आता है कि दो बंधों को हमें क्षैतिज रखना होता है। अब उन दो बंधों को क्षैतिज रखना है तो आपको जिस तरफ से ये डैश और सॉलिड वाले ये बॉन्ड दिखते हैं उस तरफ से देखना है। जो समूह आपकी राइट में आ जाए उसे क्षैतिज रेखा में राइट में रख दो, और जो लेफ्ट में आ जाए उसे लेफ्ट में रख दो। ठीक है, तो इस तरह से तिरछा देखा गया है यहां से अणु। तो ये बन जाएगा इसका फिशर प्रोजेक्शन। अगर बिल्कुल सामने से देखते हैं बच्चों, तो सामने से जो ऊर्ध्वाधर तल में बंध दिखाई देते हैं उनको सॉलिड इस तरह से रेखाओं में व्यक्त करते हैं। मतलब ये आपकी तरफ है, आप बिल्कुल सामने से देख रहे हैं, तो जो बंध आपकी तरफ निर्देशित है उन्हें तो इस तरह से क्षैतिज रेखा में दर्शा देते हैं, और जो इस तरह से ऊर्ध्वाधर रेखा में दर्शा देते हैं, और जो इस तरह से आपसे दूर है उन्हें क्षैतिज रेखा में दर्शा देते हैं। तो ऐसा भी पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर बनता है। मान लो ये बना है तो आप इसको यहां से देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि डी आपकी लेफ्ट में आ जाएगा और जो सी है वो आपके राइट में, और ए और बी जो है सीधा ऊर्ध्वाधर रेखाओं में आते हैं। तो इस तरह से अणुओं के त्रिविमीय निरूपण किए गए हैं। इनकी आवश्यकता हमें पड़ती है जब हम त्रिविम समवयवता पढ़ते हैं या फिर आरएस नोमेनक्लेचर करते हैं, डीएल नोमेनक्लेचर करते हैं, तो वहां इनकी आवश्यकता होती है। नहीं तो नॉर्मली हम पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर नहीं लेते, ज्यादातर हम इस तरह से क्षैतिज स्ट्रक्चर से लेते हैं। ठीक है, एक और चीज बता देता हूं, विभिन्न प्रकार के कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु, इनकी भी हमें जरूरत पड़ेगी, अच्छी तरह से समझना है। तो देखो, ऐसा कार्बन जो एक अन्य कार्बन से एकल द्विबंध या त्रिक बंध से जुड़ा हो उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं, तथा इसमें संलग्न हाइड्रोजन 1 डिग्री होंगे। यदि, और एक बता दूं, स्वतंत्र कार्बन है, ठीक है, कार्बन, तो उसे भी आप 1 डिग्री ही मान लेना है, जैसे CH4 में। तो 1 डिग्री कार्बन मतलब जिनमें क्या हो, दूसरा एक कार्बन जुड़ा हो, चाहे वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, ट्रिपल से, चाहे सिंगल से, उसे हम 1 डिग्री। अगर उसमें कोई हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन। ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हो, या जैसा कार्बन जो 3 से जुड़ा हो या 4 से संलग्न हो, उन्हें क्रमशः 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री, 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री, और 4 से जुड़ा है तो क्वाटरनरी कहते हैं। और 2 डिग्री से अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन अगर किससे जुड़ा है, 2 डिग्री कार्बन, ठीक है, तो इससे बोला जाएगा 2 डिग्री हाइड्रोजन। 3 डिग्री कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसको बोला जाएगा 3 डिग्री हाइड्रोजन। इस तरह से क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन की चारों से सकता है कार्बन से ही पूर्ण हो जाती है। अब जैसे इस अणु से देखो, ये वाला जो कार्बन है केवल एक कार्बन से जुड़ा दिख रहा है, पहले नंबर का है ना, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे का, चौथा, ये 5वां मान लो है, ये 6वां, ये 7वां। मैंने इस तरह से कोई IUPAC नेम रूल नहीं लगाया, मतलब इस तरह से यहां से कर दिया। तो पहले नंबर का कार्बन 1 डिग्री है, क्योंकि वो दूसरे एक ही कार्बन से जुड़ा है, और इससे ये जो हाइड्रोजन जुड़े हैं 1 डिग्री पहले कार्बन से, वो है 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब हम दूसरे नंबर का कार्बन देखें, तो यहाँ ये 2 कार्बन से जुड़ा है एडजेसेंट, C1 से और C3 से, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, और इसमें ये जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। ओके, फिर थर्ड में आ जाओ। अब ये वाला जो थर्ड कार्बन है, आप देखो उसमें दूसरे कार्बन से, चौथे कार्बन से और 2 CH3 के कार्बन से जुड़ा है, तो कुल मिला के ये क्वाटरनरी कार्बन हो गया, चतुष्क कार्बन हो गया। ठीक है, और इनमें जो हाइड्रोजन तो यहाँ तो हो नहीं सकते चतुष्क कार्बन में हाइड्रोजन, तो यहाँ जो मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन है 1 डिग्री है। इस कार्बन को देखो, ये अपने निकटवर्ती एक तीसरे नंबर के कार्बन 5वें और एक मिथाइल कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कुल मिला के 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन, और इसमें ये जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो है 3 डिग्री हाइड्रोजन। 5वें नंबर का कार्बन 2 से जुड़ा है, चौथे से 6वें से, तो ये 2 डिग्री है। ठीक है, यहां पर आ जाओ आप इस कार्बन में, तो ये जो 6वें नंबर का कार्बन है, अब इसकी डिग्री देखो आप क्या आएगी। तो यहां बता दूं कि ये दोनों कार्बन, मतलब ये वाला और ये वाला, ये कौन से कहलाएंगे बच्चों, 2 डिग्री कार्बन। इससे कोई मतलब नहीं कि वो डबल बॉन्ड से जुड़े हैं या ट्रिपल बॉन्ड से। इस कार्बन में भी चले जाओ तो 2 डिग्री कार्बन ये भी है, और ये वाला चले जाओगे तो ये है 1 डिग्री कार्बन। इस तरह से ऐसे पहचान। बेंजीन में चले जाओ तो बेंजीन का हर एक कार्बन 2 डिग्री दिख रहा है।
लेकिन अगर यहाँ मिथाइल की बात जोड़े, अगर टॉल्यूइन की बात करें, जो तीसरे नंबर का अगर मैं ये कहूँ, ये कार्बन जो जिससे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, अब ये 3 से जुड़ा दिख रहा है तो ये 3 डिग्री बन गया। अगर बेंजीन रिंग अकेली होती तब सब 2 डिग्री होते, है ना। यहाँ पे भी इसी तरह से देखो आप, ये 1 डिग्री है तो ये कार्बन 1 डिग्री है, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन। ओके, नहीं 1 डिग्री, ये वाला तो 1 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, 2 डिग्री कार्बन। ये वाला जो कार्बन दिख रहा है ये क्या है बच्चों, ये वाला 2 डिग्री है ना। यहाँ भी चले जाओ 2 डिग्री। ये वाला देखो आप क्वार्टरनरी दिख रहा है, ये वाला 2 डिग्री दिख रहा है, ये सब ये तीनों जो है 1 डिग्री दिख रहा है। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन, है ना, ये कौन से होते हैं। क्योंकि अब जब आगे पढ़ोगे 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, है ना, 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन, तो वहां पर हमें ये ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से मैंने कुल मिला के आपको आज छोटी छोटी सी चीज़ें बता दी, त्रिमेय निरूपण, है ना। अब हम अगला जो होगा उसमें हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।